वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सुदूर संवेदन और जीआईएस के बारे में। ये आपको जियोग्राफी के पेपर नंबर 2 के अंतर्गत पढ़ना होता है। जब आप बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो जियोग्राफी में आपको सुदूर संवेदन और जीआईएस के बारे में जानना होता है, यानी कि बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। ओके, और विस्तार से हम इन चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं आज की वीडियो के माध्यम से। ये रिवीजन क्लास होगी, खास करके महासंग्राम रिवीजन क्लास होगी 2024 की परीक्षाओं के लिए। आपको बता दूं कि पेपर नंबर 1 जो है उसके बारे में जो है मैंने चर्चा किया हुआ है, मॉडल पेपर भी दिया हुआ है, लेकिन और भी उसका भी महासंग्राम वीडियो में दूंगा और इसका भी मॉडल पेपर मैंने दिया है, ऑब्जेक्टिव का भी और लिखित का भी। तो दोनों मॉडल पेपर अवेलेबल हैं, आप मॉडल पेपर को देख लीजिएगा। और ये महासंग्राम जो वीडियो है इसमें आपको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं और उन्हीं प्रश्न के उत्तर को आपको लिख करके यहाँ पर समझाया जाता है। तो संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रख करके प्रश्नों को रखा जाता है और उसके बाद में ये प्रश्न आपको इनके उत्तर लिखे हुए आपको दिखाई पड़ते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं या एक रिवीजन कैसे अपने परीक्षा के लिए आप कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूगोल के पेपर 2 का नाम है सुदूर संवेदन और जीआईएस के आधार। आइए देखते हैं बीए 5th सेमेस्टर में आपने अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका काम हो जाना है। आइए अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला आपका जो प्रश्न है यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न है जीआईएस के उपयोग पर टिप्पणी कीजिए। जीआईएस जो है उसका क्या उपयोग है, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जीआईएस जो है इसका क्या उपयोग है, फटाफट से आप बताएंगे। जीआईएस का क्या उपयोग है भाई, बताइएगा। जीआईएस का उपयोग क्या है, तो ये उपयोग कुछ आपके समक्ष यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे जीआईएस के उपयोग, तो आप इसमें समझ पाएंगे, ठीक है। और इसके जीआईएस वगैरह के बारे में आपने अगर जीआईएस को क्या बोलते हैं, भौगोलिक सूचना तंत्र बोलते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बोल सकते हो इसको आप, ठीक है। तो वही होता है। तो इसका उपयोग बहुत सारा है, जैसे कि पहला उपयोग है सरकारी कार्यों के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। ये कोई सरकारी कार्य है उसको अच्छा बनाने के लिए या उस कार्य को संपन्न करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है जीआईएस, ठीक है। जो भौगोलिक सूचना तंत्र होता है वो कंप्यूटर पर आधारित एक ऐसा यंत्र होता है जो भौगोलिक जो आंकड़े होते हैं उनको सुनिश्चित करता है, उनको इकट्ठा करता है, उनको ढूंढने में मदद करता है और तमाम प्रकार की चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो लेकिन जीआईएस जो होता है वो खास करके कम लागत और समय में कार्य को पूर्ण किया जा सकता है, बहुत ही कम खर्चीला होता है, जल्दी काम पूरा होता है। तो पहली बात कि सरकारी कार्यों के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है जीआईएस। दूसरी बात, अ, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में प्रयोग में लाया जाता है इसको। जो प्राकृतिक संसाधन है वो कहाँ पर हैं, कहाँ पर छुपे हुए हैं, उनको ढूंढने में मदद होती है जीआईएस के माध्यम से। इसके अलावा बेहतर निर्णय के कारण लागत में बचत करने में मदद करता है जीआईएस, ठीक है। इसके अलावा जनसांख्यिकीय परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाने में मदद करता है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन मतलब कि जैसे कि ये जीआईएस जो होता है, भौगोलिक सूचना तंत्र जो होता है, प्रणाली जो होती है, ये जान जाती है कि भाई कहाँ पर कितनी जनसंख्या, जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, कहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो कितना है, कैसे ज़्यादा है, कम है। तो उसके हिसाब से आप अलग अलग स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व तो जान पाते हैं, जनसंख्या कहाँ पर कितनी आबादी में बसी हुई है, और उसके हिसाब से फिर आप क्या करते हैं, योजनाएं बनाते हैं सरकार, और योजना से लाभ मिलता है वहाँ के लोगों का कि भाई कितने लोग हैं, कितना घनी आबादी है, कैसे क्या है, सारी चीज़ें। तो जनसांख्यिकीय परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाने में मदद करता है जीआईएस। इसके अलावा जीआईएस के उपयोग में और तमाम प्रकार के उपयोग शामिल हैं। देखते हैं कौन कौन से उपयोग। देखिए, पांचवा उपयोग आपका है आपराधिक मामलों के अन्वेषण में मदद करता है। आपराधिक मामले जैसे कि बहुत सारे जो डाकू वगैरह होते थे, पहले लोग छुप जाते थे जाकर के कहीं खंडर में, कहीं चंबल में, या कहीं पर। आप देखते चंबल घाटी बड़ी फेमस है इन सभी चीज़ों के लिए, तो लोग वहाँ पर जाकर के छुप जाया करते थे। लेकिन अब क्या है, अब आप छुप नहीं सकते हो। इतना ज़बरदस्त सिस्टम आ चुका है कि भाई आप एड्रेस कहीं पर जाते हो, एड्रेस आप डाल दीजिए, अगर गूगल मैप पर आपका एड्रेस पड़ा हुआ है तो आपके मतलब कि जहाँ तक आप मतलब कि जहाँ आप हो वहाँ तक कोई फ़ोन सिस्टम आपने लिया हुआ है या कुछ भी आपके पास है तो उसको ट्रैक किया जा सकता है कहाँ पर आप हो।
मैप, पूरा गूगल मैप आप देखते हैं, जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो आपराधिक मामलों के खोजबीन में या अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, तो आपराधिक मामलों में अन्वेषण में मदद मिलती है। कोई अपराधी है, भाग रहा है, कहाँ पर है, कैसे, सभी चीज़ों की खोज करने में ये मदद करता है। इसके अलावा कराच्छादन, नगरीय सेवाओं, इसके अलावा मतलब नगरीय सेवाओं में जल वितरण प्रणाली या राजस्व सेवाएं, इसके अलावा अवस्थापना सुविधाओं, निकाय की संपत्तियों को चिन्हीकरण, इन सभी करने मतलब इन सभी चीज में मदद करता है आपका जीआईएस। तो जीआईएस की बड़ी सारी उपयोगी है, मतलब बहुत उपयोगी होता है जीआईएस, और खास करके दैनिक जीवन के लिए भी और भौगोलिक चीज़ों में भी। इसके अलावा ना केवल भौगोलिक, बल्कि आप देखते हैं राजनीतिक मामले भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें मदद ली जाती है जीआईएस की। जीआईएस के कई लाभ होते हैं, अब उन्हीं लाभ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। जैसे जीआईएस के लाभ बताएं, जीआईएस का क्या लाभ है। तो जीआईएस के कई लाभ होते हैं, जैसे कि पहला लाभ है जीआईएस का, कम लागत और कम समय में किसी भी काम को पूरा किया जा सकता है जीआईएस के माध्यम से। इसके अलावा चित्रों के साथ एक बड़े क्षेत्र के नक्शे को तैयार किया जा सकता है। चूंकि आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े सैटेलाइट्स जो ऊपर लगे हुए हैं, वो एक बड़े भूभाग का फोटो खींच सकते हैं और उसकी वीडियो बना सकते हैं, वहाँ से देखते हैं, नज़र रख सकते हैं किसी भी क्षेत्र पर। तो चित्रों के साथ एक बड़े क्षेत्र के नक्शे को तैयार किया जा सकता है इसके माध्यम से, ये भी एक इसका लाभ है। तीसरा लाभ ये है कि एक बड़े क्षेत्र की विभिन्न विशिष्टताओं, जो फीचर्स होते हैं किसी क्षेत्र का, किसी क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या संरचना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा उस क्षेत्र का, प्राकृतिक संसाधन वहाँ पर कौन कौन से हैं, उसको एक नज़र से आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे जब एक बड़ी फोटो ड्रोन के माध्यम से ली जाएगी ऊपर से। ऊपर कैमरे बहुत सारे, ऊपर अंतरिक्ष में कैमरे लगे हुए हैं। जैसे आपको बता दूं, ये जैसे ये पृथ्वी है अपनी, अब पृथ्वी के ऊपर क्या है, बहुत सारे उपग्रह है जिसको आप सैटेलाइट बोलते हैं, कृत्रिम उपग्रह, वो घूमते रहते हैं। उन्हीं कृत्रिम उपग्रह में कैमरे लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी क्षेत्र विशेष पर नजर रखते हैं कि भाई एक कैमरा यहाँ पर नजर रख रहा है, दूसरा कैमरा यहाँ पर है तो इधर नजर रख रहा है। कुछ कैमरे या कुछ उपग्रह ऐसे होते हैं जो लगातार पृथ्वी पर ऐसे घूमते रहते हैं पृथ्वी के चारों ओर, और वो एक प्रकार से जानकारी देते रहते हैं हर एक चीज की। ठीक है। अगर आपने मूवी देखी होगी परमाणु, परमाणु मूवी जॉन इब्राहिम की है, तो उसमें आप देखते हैं सैटेलाइट जब जाती है, मतलब जब आती है तो लोग छिप जाते हैं, सैटेलाइट जैसे जाती है, कैमरा जाता है, तुरंत फिर से जो परमाणु में जो मतलब जो पोखरण मूवी है, तो पोखरण मूवी, तो पोखरण मूवी में फिर से वो जॉन इब्राहिम फिर से जो है वो जो क्या परमाणु बम बनाने का प्रयास करने लगते। तो वो क्या होता है कि वो लगातार, मतलब कि लगातार नहीं बनाते हैं, क्योंकि कैमरे की नज़र से हट करके जब कैमरा छिप जाता है वहां से, तो वो घूमने वाला कैमरा होता है, घूमने वाली सैटेलाइट होती है। ठीक है। तो एक बड़े क्षेत्र की तमाम प्रकार की विशेषताओं को, संरचना को, प्राकृतिक संसाधनों को आप एक नज़र में देख पाते हैं जीआईएस के माध्यम से। ठीक है। इसके अलावा दुर्गम क्षेत्रों को भी कम समय में आच्छादित यानी कवर किया जा सकता है। कोई ऐसा स्थान जहां पर आप नहीं जा सकते हैं, उन स्थानों पर भी ये बड़े बड़े कैमरे पहुंच करके ऊपर से फोटो ले करके और आपको दिखा सकते हैं कि भाई ये स्थान, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। जैसे अंटार्कटिका वगैरह की फ़ोटो वहाँ पर जा करके वहाँ के मौसम के बारे में, चंद्रमा पर जा करके, चूंकि वहाँ पर मनुष्य नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ पर जा करके तमाम प्रकार के यंत्रों ने क्या किया है, हम तक जानकारी पहुँचा रहे हैं। अभी चंद्रयान अभी गया है आपका। ठीक है। ये इसके अलावा पांचवा आपका लाभ ये है कि प्रणाली विकसित हो जाने के पश्चात इसका उपयोग सामान्यतः सभी के द्वारा अल्प अवधि यानी कम समय के प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के उपरांत सुगमता यानी कि सरलता से किया जा सकता है। तो प्रणाली विकसित हो जाए अगर, तो इसके बाद में अगर जो जीआईएस की प्रणाली है, अगर इसको और ज़्यादा विकसित होनी अभी बाकी, चूंकि अभी इस पर काम चल रहा है, तो इसकी जैसे जैसे विकास इसका बढ़ेगा, मतलब इसका इस प्रणाली का विकास होगा, वैसे वैसे क्या होगा, इसका उपयोग जो है बहुत ही सरलता से लोग कर पाएंगे, बहुत ही आम जनजीवन में ये चीज़ें धीरे धीरे आने लगेंगी। अभी तो ये एक विशेष वर्ग के हाथों में है, लेकिन अब क्या होगा कि ये सभी लोगों के पास आएगी, चूंकि क्या होगा और सरल तरीका बनाया जाने लगेगा। पहले कंप्यूटर चलाना बड़ा कठिन काम होता था, आजकल कंप्यूटर बच्चे बच्चे चलाते हैं, तो कंप्यूटर अब सरल हो गया। पहले मोबाइल फ़ोन जो स्क्रीन टच होती थी उसको लोग नहीं चला पाते थे, अब सारे बच्चे स्क्रीन टच, छोटे छोटे बच्चे जो पैदा हुए हैं अभी, मुश्किल से एको साल के नहीं हुए हैं, वो फ़ोन चला लेते हैं स्क्रीन टच मोबाइल। हमारे भैया का लड़का है, मैं किसी दिन उसको दिखाऊंगा आप लोगों को, तो वो जो है अभी छोटा सा है, 1 साल का पूरा हुआ होगा अभी, लेकिन मोबाइल में आप देखेंगे तो पूरा लाइक वाइक करना सब जानता है, यूट्यूब वूट्यूब पे खोलना, पूरा लॉक खोलना जानता है स्क्रीन का, मतलब अभी से इतना ज़्यादा टैलेंटेड है। हम लोग जब कक्षा जो है मतलब कि
12 पास किए थे तो हमारे पास एक कीपैड फ़ोन था छोटा सा, वो भी मिला था कीपैड फ़ोन। उसके बाद में जब बीए कंप्लीट हुआ है हमारा, फिर उसके बाद में हमको स्क्रीन टच फ़ोन मिला था, मतलब बीए के बाद में। तो आप सोचो कि जो है क्या सिचुएशन अब के बच्चों की है और पहले के बच्चों की क्या हुआ करती थी। तो अब तो भाई बड़ा वो है, पहले टीचर भी नहीं होते थे कि भाई गांव वगैरह में टीचर उतने अच्छे नहीं कि भाई आपको सही तरीके से सब चीज़ बता दे। बता दूं कि मैं एक एक सवाल के लिए घूमता रहता था पूरे गांव में और पूरे इधर उधर, जहाँ पर कि भाई कोई समझा दे हमको, लेकिन मतलब कि कोई मिलता भी नहीं था, और जो मिलते थे वो समझाने मतलब समझाते थे, लेकिन मतलब वो समझा नहीं पाते थे, या कुछ था ऐसे कि मतलब दिक्कत होती थी हमको पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, और पैसे उतना ज़्यादा होते नहीं थे कि हम ट्यूशन वगैरह कर लें बड़े टीचर के पास जा करके, और गांव के लोग उतना ज़्यादा होशियार तो होते नहीं हैं कि आपको बता दें। तो ऐसे तो ये चीज़ें हैं, तो प्रणाली विकसित ये धीरे धीरे हो रही है, और ये सरल हो रही प्रणाली, और जैसे जैसे विकास होगा इसका सरल होगी, तो यही सब लाभ है जीआईएस का। आगे देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, दूर संवेदन या सुदूर संवेदन, या जिसको आप रिमोट सेंसिंग बोलते हैं, ठीक है, इसका क्या लाभ है। रिमोट सेंसिंग आप लोग जानते होंगे, जैसे कार वगैरह आजकल रिमोट से आप चाबी निकाल करके लेकर के आओ, बाहर बहुत दूर से आप चाबी को दबाओगे, तुरंत जो है आपका कार लॉक हो जाएगा। ठीक है, चाबी के माध्यम से आपका कार जो है शीशा खुल जाएगा, बंद हो जाएगा, कार अपने आप बोलो तो स्टार्ट करवा दें, आप कहो चाबी केवल रखे रहो बस। तो ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें आ गई हैं। तो ये सब सुदूर संवेदन के द्वारा ही संभव है। सुदूर संवेदन मतलब रिमोट सेंसिंग। आप टीवी वगैरह खोलते हैं, पहले टीवी जा करके आपको बटन से ऑन करनी पड़ती थी, आजकल रिमोट से आप ऑन करते हैं। तो रिमोट से बहुत सारी चीज़ें, आप ड्रोन उड़ाते हैं, ड्रोन कैमरा आप लोगों ने देखा होगा शादी विवाह में, अभी शादी का मौसम चल रहा है, तो आप लोगों ने देखा होगा शादी में जो ड्रोन उड़ाया जाता है, वो ड्रोन रिमोट से चलता है, रिमोट सेंसर उसमें लगा होता है, उसी सेंसर के माध्यम से सारी चीज़ चलती हैं। आप जो फ़ोन वगैरह करते हैं तो फ़ोन में सेंसर लगा होता है, आपने अगर सेंसर को जो है 1 मिनट के लिए मूंद लेते हैं तो आपकी स्क्रीन की लाइट जो है बंद हो जाती है। कभी आपने एहसास अगर किया होगा, स्क्रीन टच फ़ोन चलाते होंगे, तो जब आप बात करने के लिए कान पर फ़ोन लगाते हैं तो आपका फ़ोन की लाइट जो होती है वो बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि सेंसर आपका वो दब जाता है, सेंसर जो होता है वो छिप जाता है, इसीलिए वो लाइट बंद हो जाती है। सेंसर ऊपर लगा हुआ होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, और वही सेंसर जो होता है वो कॉलिंग वगैरह में भी मदद करता है। टावर जो आपका लगा होता है, नज़दीकी टावर से अटैच होता है, फिर आपका जो टावर होता है वो दूसरे जहाँ पर आपने फ़ोन लगाया वहाँ पर टावर पर संदेश भेजता है, फिर वो टावर जो होता है मतलब कि वो सैटेलाइट पे भेजता है टावर। ठीक है, फिर टावर जो होता है सैटेलाइट पे भेजता है, फिर टावर से मतलब सैटेलाइट से जहाँ पर आपने फ़ोन लगाया वहाँ पर जाता है। फिर से समझे, जैसे आपने किसी को फ़ोन लगाया, आपने ए बंदा कोई है, बी को फ़ोन लगाता है, ठीक है। अब बी को फ़ोन लगाया आपने, तो पहले क्या होता है, आपके नज़दीकी टावर पर आपके फ़ोन का सेंसर जो है टावर पर जाएगा। अब ये टावर पर जो है जो तमाम प्रकार के यंत्र लगे होते हैं, उसी यंत्र के माध्यम से जानकारी क्या जाएगी सैटेलाइट पर, जो ऊपर सैटेलाइट लगी हुई है। फिर वो सैटेलाइट ढूंढेगी कि भाई जो है कहाँ पर फ़ोन लगाया गया है, तो जहाँ पर फ़ोन लगा है उसके नज़दीकी कोई टावर होगा, तो उस टावर पर जो है वो मतलब संदेश भेजेगी। फिर उसके बाद में ये टावर पर जब जाएगी तो टावर से वहाँ के जो जो बी का फ़ोन होगा उसके सेंसर में जा करके संदेश मिलेगा। तो ये ऐसे प्रोसेस होता है, ए से अगर फ़ोन लगाओगे तो 3-4 प्रोसेस में जा करके बी के पास पहुँचेगा। तो ये होता है एक प्रकार से रिमोट सेंसिंग में। ठीक है, अब बताएं रिमोट सेंसिंग के क्या लाभ हैं, दूर संवेदन या सुदूर संवेदन के क्या लाभ हैं। दूर संवेदन तकनीक के विकास से निम्नलिखित लाभ हुए हैं। पहला लाभ है कि यह किसी बड़े यंत्र का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है, मतलब आप किसी बड़े यंत्र का विहंगम दृश्य आपको रिमोट के द्वारा सुदूर संवेदन से आप जान पाते हैं। और यह समय आधार रेखा पर विश्वसनीय और वास्तविक अथवा लगभग वास्तविक सूचनाएं प्रदान करता है, मतलब जो चीज़ें आप कल्पना करते हैं उसको सही तरीके या सही मायने में ला करके हमारे समक्ष लाता है, वो दूर संवेदन सुदूर संवेदन। तीसरी बात है, यह भूमि सर्वेक्षण की अपेक्षा कम खर्चीली है, और इससे सूचनाएं शीघ्र ही एकत्र हो जाती हैं। जैसे आप पहले क्या होता था, आज फ़ोन ही देख लें कि फ़ोन के माध्यम से आप जो सूचनाएं या जो खबर पहले पेपर में पढ़ते थे, पेपर में छप करके आती थी, 1-2 दिन बाद बासी खबर आती थी। अब ताज़ा खबर है, ताज़ा खबर क्या है कि भाई तुरंत जो है फ़ोन में कोई चीज़ होती है, फ़ोन में ही आप को रिपोर्टिंग मिल जाती है, तुरंत लाइव चलता है रिपोर्टिंग। ठीक है, तो ये सब सुदूर संवेदन के कारण ही संभव हो पाया है। चौथा लाभ इसका यह है कि यह दृष्टिगोचर तथा डिजिटल व्याख्या के लिए क्रमशः सादृश्य और डिजिटल आंकड़े प्रदान करता है, मतलब इसके आंकड़े बिल्कुल ठीक होते हैं, लाइव होते हैं और डिजिटल होते हैं, सत्य होते हैं, वास्तविक होते हैं। क्लियर।
इसके अलावा यह किसी भी यंत्र के ऊपर कई बार गुजरता है, जिससे चित्रों की पुनरावृत्ति होती है और इससे समय के अनुसार होने वाले परिवर्तनों को समझने में सहायता मिलती है। आजकल रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, सुदूर संवेदन के माध्यम से तमाम प्रकार के जो सूचनाएं, मतलब जो आपदाएं होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनका पता हमको पहले चल जाता है कि भाई इस जगह पर तूफान आने वाला है या भूकंप आने वाला है या ज्वालामुखी फटने वाली है। ये जानकारी हमको पहले मिल जाती है, कुछ समय पहले। आपने अभी देखा होगा एक फ़ोन में आपके एसएमएस आया होगा आज के लगभग 1 महीने, लगभग जब पितृपक्ष या नवरात्र का महीना चल रहा, नवरात्र से पहले पितृपक्ष का महीना चल रहा था, मतलब पितृपक्ष चल रहा था, तो उसी में आया था एसएमएस सभी के फ़ोन में। मुझे ध्यान है, मैं निमंत्रण पे गया था एक जगह, तो वो फ़ोन में हमारे जो है किसी कंपन होने लगा, उसमें बताया गया, तो मैंने उसको यूट्यूब पर भी डाला था। ठीक है, आज के 1 डेढ़ महीने पहले की बात है। तो वो चीज़ जो होती है वो आपदा प्रबंधन को लेकर के किया गया था कि भाई आपदा अगर कोई आती है तो उसको आपको आपदा से अलर्ट करवा दिया जाए ताकि नुकसान कम हो। ठीक है, तो यही सब चीज़ रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हो पाती हैं। छठा है कि इस पर खराब मौसम तथा दुर्गम भूमि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अगर मौसम भी खराब हो जाए या भूमि गड़बड़ हो जाए तो उसका कोई मतलब प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, उसमें भी सक्षम है ये। तो सुदूर संवेदन एक प्रकार से रिमोट सेंसिंग बड़ा ज़बरदस्त तरीका होता है। ठीक है, किसी भी सूचना को हमारे तक पहुंचने में मदद करता है। चौथा प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, फील्ड सर्वे के बिना भूतल एवं ऊपरी तलों को उपग्रह चित्र के माध्यम से कैसे देखा जा सकता है। उपग्रह चित्र के माध्यम से, उपग्रह चित्र मतलब जो सैटेलाइट ऊपर लगे हुए हैं, जो घूम रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, तो भूपटी का एक प्रकार से, चूंकि क्या होता है कि जब उपग्रहों को छोड़ा जाता है यहाँ से, तो जो यहाँ की जो सीमा है एक प्रकार से वायुमंडल की, या जो वायु का जो गुरुत्वाकर्षण जहाँ पर खत्म होता है वहाँ पर जा करके वो खुल जाता है। मतलब जो आप यहाँ से भेजते हैं सैटेलाइट, तो यहाँ पर जब खुल जाता है तो पृथ्वी पर लगातार गिरने का प्रयास करता है, लेकिन वो चूंकि पृथ्वी पर गिरने का प्रयास करता है तो गिर नहीं पाता, तो चौतरफा वो घूमने लगता है। एक ऐसे आपके जो है कृत्रिम उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक जगह पर फिक्स कर दिया जाता है कि यहाँ पर छोड़ दिया गया, यहाँ पर छोड़ दिया गया, यहाँ पर छोड़ दिया गया, तो वो एक जगह पर नजर रखते हैं। लेकिन जो घूमने वाला होता है वो सभी पृथ्वी के चौतरफा नजर रखता है, हर एक क्षेत्र पर नजर रखता है। ठीक है, तो उसी के द्वारा हम लोग 3D मतलब कि बिना सर्वे के आप जो है किसी भी स्थान के बारे में जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। आप बिना उस जगह पर जाए आप वहाँ की जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। यही बात यहाँ पर फील्ड सर्वे में, फील्ड सर्वे मतलब जहाँ कोई जगह है उस पर आपको जाना है, वहाँ पर उस जगह को देखना है, पूरा जानकारी इकट्ठा करनी है। तो उसके मतलब कि अगर आप वहाँ पर नहीं जाते हैं तो भी आप क्या कर सकते हो, आप जो है फील्ड सर्वे के बिना भूतल पर ऊपरी तलों को उपग्रह चित्र के माध्यम से, उपग्रह चित्र मतलब जो ऊपर लगा हुआ जो है सैटेलाइट, उसके माध्यम से आप देख सकते। कैसे देखें, त्रिआयामी यानी 3D जो आपका होता है, 3 डायमेंशनल जिसको बोलते हैं, 3D व्यू का निर्माण करके हम फिल्म सर्वे के बिना भूतल एवं ऊपरी तलों को भी देख सकते हैं। कभी अगर आप लोग मूवी नहीं देखे हैं टाकीज में, तो कभी जाइएगा टाकीज में और 3D टाकीज में जाइएगा, तो आपको 3 डायमेंशनल का मजा आएगा। उसमें आपको एक चश्मा मिलेगा देखने के लिए, वो काला चश्मा होगा, उसमें पन्नी लगी होगी चश्मे में, उसमें शीशा नहीं लगा होता है, पन्नी टाइप का शीशा होता है। उस चश्मे को आप लगाएंगे, 50 रुपये चश्मे का भी देना पड़ता है। आप उसको लगाइएगा चश्मा, फिर बाद में आएंगे तो चश्मा वापस आप दे देंगे उसको, तो 50 आपको दे देगा वो। ठीक है, तो जब आप उसमें 3D में पिक्चर देखेंगे मूवी अंदर जा करके हाल में, तो लगेगा कि आपके सामने ही सारी चीज़ें हो रही हैं, युद्ध आपके सामने हो रहा है, आपको मज़ा आ जाएगा एकदम से, बहुत एकदम से ऐसा इफेक्टिव लगेगा कि भाई हमारे सामने ही सब चीज़ हो रहा है। ठीक है, ये 3D होता है। तो इसी तरीके से 3D जो है, 3 डायमेंशनल बोलते हैं, 3 आयामी, त्रिविमीय। ठीक है, तो इसका निर्माण करके हम फील्ड सर्वे के बिना भूतल एवं ऊपरी तलों को भी देख सकते हैं, परंतु हमें इस व्यू को जनरेट करने के लिए अतिरिक्त डेटा की ज़रूरत पड़ती है। 3D व्यू को बनाने में अलग से डेटा की ज़रूरत पड़ती है, और जो कि वर्तमान समय में ड्रोन के माध्यम से हम लोग उस डेटा को इकट्ठा कर लेते, कलेक्ट कर लेते हैं। इस डेटा में किसी एक स्थान के भाग को 2 अलग अलग कोणों से एकत्रित किया जाता है, 2 व्यू से हम फोटो लेते हैं उसकी, जिसमें कि उस स्थान का लगभग 60% हिस्सा जो होता है वो अलग अलग इमेज में एक ही हो जाता है। मतलब अलग अलग हिसाब से, जैसे कि हमने पहले दाएं से खींचा, बाएं से खींचा, ऊपर से खींचा, और उसके बाद में फिर हमने उस तरफ से खींच लिया, तो फिर क्या होता है कि भाई
60% लगभग हिस्सा जो होता है इधर उधर से कवर हो जाता है। जब 60% हिस्सा उस जगह का कवर हो जाता है उस फोटो में, तो इस प्रकार से क्या होता है, एकत्र की गई तस्वीरों का सॉफ्टवेयर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, स्टोरियो विजन का निर्माण करते हैं। स्टोरियो विजन का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि भाई स्टेयर विजन, इसका मतलब होता है कि आपने जो फोटो खींची है उस फोटो को इकट्ठा आप जोड़ देते हैं चौतरफा। जो फोटो आपने चारों तरफ की खींची है तो एक ही तरफ की फोटो आपकी नहीं बच रही, नीचे वाली फोटो, तो आपने इधर उधर की अगर चार तरफा तीन तरफा फोटो खींच ली है तो आप उसको मिला करके एक 3D फोटो बना सकते हैं। तो उसी का निर्माण करते हैं और भूतल एवं ऊपरी तलों को आप देख पाते हैं कि भाई क्या है और किस सिचुएशन में वो स्थिति है और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें और आनी है। तो ये इस तरीके से आप जान पाते हैं, ठीक है, फील्ड सर्वे के बिना 3D तरीके से। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप सभी लोग। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, जीआईएस नक्शे में लेयर्स का क्या अर्थ होता है और इसका क्या लाभ होता है। लेयर्स का क्या अर्थ होता है जीआईएस नक्शे में, तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम नक्शे में बहुत सारी सुरक्षाएं मतलब सूचनाएं जो होता है सुरक्षित रखता है। क्योंकि नक्शा जो होता है उसमें बहुत सारी सूचनाएं सुरक्षित होती हैं और खास करके जीआईएस उसको रखता है। व्यवहारिक प्रयोग में सामान्यतया एक समय में एक अथवा दो सूचनाओं को ही आवश्यकता, मतलब उसी एक या दो सूचनाओं की आवश्यकता होती है एक समय में। अतः यदि ऐसे नक्शे का प्रयोग किया जाता है जिसमें सारी सूचनाएं हो, तो जिस विषय हेतु नक्शे का अध्ययन उस समय किया जा रहा होता है उसका परीक्षण अत्यंत कठिन हो जाता है। अतः अलग अलग तरह की सूचनाएं अलग अलग लेयर्स में एकत्रित की जाती हैं और लेयर्स का यही महत्व होता है कि भाई अलग अलग सूचनाएं जो होती हैं उनकी अलग अलग लेयर्स होती है और आवश्यकता के अनुसार एक अथवा एक से अधिक लेयर्स को मर्ज करके देखा जा सकता है। मान लेते हैं कि आपको ए लेयर्स के बारे में जानना है तो आप ए लेयर्स पढ़ेंगे, बी लेयर्स को आपको जानना तो बी लेयर्स उठा करके देखेंगे, आपको ए बी साथ में देखना है तो आप ए बी साथ में इकट्ठा यानी मर्ज करके देख लेंगे, ठीक है। उदाहरणार्थ जैसे एक लेयर में शहर की सारी सड़कें हो सकती हैं, दूसरी लेयर में पाइपलाइन हो सकती हैं, तीसरी में आपकी नाले हो सकते हैं जो होते हैं सड़क किनारे, चौथे में आवासीय भवन हो सकते हैं, पांचवें में वाणिज्यिक भवन हो सकते हैं। इस प्रकार से अब आपको देखना है कि भाई शहर में कुल मिलाकर कितनी सड़कें हैं या कितनी लंबी सड़कें, तो आप ए लेयर या एक पहली लेयर के माध्यम से पता लगा सकते हैं। आपको दूसरी लेयर के बारे में पता करना भी कि भाई पाइपलाइन कितनी पड़ी है गैस की, तो आप दूसरी लेयर को देख सकते हैं। आपको देखना है कि भाई नाले कितने हैं, सड़क में कितने लंबे नाले हैं, तो आप उसको तीसरी लेयर में देख सकते हैं। चौथे में आपको आवासीय भवन देखना है, पांचवें में आपको वाणिज्यिक भवन देखना है, तो आप जो देखना है आप उसको अलग अलग भी देख सकते हैं। मतलब आप एक प्रकार से बोले तो कि भाई आप केस स्टडी भी कर सकते हैं, इसमें अलग अलग चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी में आपको देखना है कि भाई सड़क और नाली को एक साथ पढ़ना है तो आप पहली लेयर को देखेंगे और उसके बाद में तीसरी लेयर को देख लेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, इसी लिए लेयर का बड़ा महत्व होता है इसमें। इस प्रकार की 63 लेयर्स तक बनाई जा सकती हैं, जीआईएस के माध्यम से 63 लेयर बनाई जा सकती हैं। नक्शे का व्यवहारिक प्रयोग करते समय कंप्यूटर स्क्रीन पर अथवा प्रिंट आउट में नक्शे में वही सूचनाएं दिखाई देंगी जिसमें या जिनमें उस समय हमारी रुचि होती है। इस प्रकार जीआईएस के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विषयगत नक्शे यानी कि थीमेटिक मैप्स जो होते हैं प्राप्त किया जा सकते हैं, जो आप चाहते हैं उस तरीके का मैप आपको मिल जाता है। तो लेयर्स का अर्थ यही होता है जो मैंने आपको समझाया और इसके लाभ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत लाभ होते हैं इसके। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 6वां नंबर प्रश्न है, संपत्ति करारोपण हेतु जीआईएस नक्शे की विभेदन क्षमता यानी रेजुलेशन कितना होना चाहिए। जीआईएस नक्शे की विभेदन क्षमता या रेजुलेशन जो होता है यह सामान्यतः 50 सेंटीमीटर या इससे अधिक विभेदन क्षमता के नक्शे संपत्ति करारोपण के कार्य के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं। व्यय को सीमित रखते हुए जितनी अधिक से अधिक विभेदन क्षमता प्राप्त की जा सकती है उतना प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और जो प्रश्न है कि भाई विभेदन क्षमता कितनी होनी चाहिए संपत्ति करारोपण के लिए जीआईएस नक्शे की, तो होती 50 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिए, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उत्तर प्रदेश किस अक्षांश व देशांतर के मध्य स्थित है। तो इसको आप कैसे पता लगा पाएंगे, इसको आप जब ऊपरी ड्रोन कैमरा से देखेंगे तभी पता लगेगा। तो उत्तर प्रदेश लगभग जो है 23 डिग्री नॉर्थ तथा 31 डिग्री नॉर्थ के अक्षांश लैटिट्यूड तथा 77 डिग्री ईस्ट और 85 डिग्री ईस्ट के देशांतर के बीच में स्थित है। यानी कि देशांतर जो रेखाएं होती हैं, जैसे ये आपका पृथ्वी है, अब पृथ्वी पर जो ये रेखाएं होती हैं वो रेखा होती है आपकी खास करके ये रेखा होती है अक्षांश रेखा,
और ये होती देशांतर रेखाएं। अब यूपी अपना पड़ता है कहाँ पर भैया, ये यहाँ पर, यूपी आपका पड़ता है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहली बात, ये आपका होता है उत्तरी गोलार्ध, ये होता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, यानी ये यन होता है ऊपर वाला। समझें इसको, थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा दूं ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। ये देखें, ये होता है आपका यहाँ पर आपका, ये देखें, ये होती है अक्षांश रेखाएं, जो ये मैंने देखी 0 डिग्री अक्षांश ये है, और ये 0 डिग्री देशांतर है। ये ऊपर वाला होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल, ठीक है। ये होता है आपका ईस्ट, ठीक है, और ये होता है वेस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब भारत अपना कहाँ पर है, यहाँ पर भारत अपना है यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर पड़ेगा आपका यूपी। अब यूपी आपका पड़ेगा कहाँ पर, अब देखें 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री नॉर्थ मतलब कि ये देखिए यहाँ पर पड़ता है, ये यूपी के बीच से होकर के यहाँ पर जाती है रेखा। तो देखें ये हो गए 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 31 डिग्री आपका ऊपर थोड़ा सा यहाँ तक, ये यूपी आपका पड़ गया। तो ये 31 डिग्री नॉर्थ ये अक्षांश में पड़ता है। अब आपसे कह रहा 77, मतलब ये 77 पे पड़ रहा है, ठीक है, ये 85 यहीं पर आपका बीच में यहीं पर पड़ता है यूपी, ठीक है। तो ये आपकी हो गई कौन सी रेखा, 77 डिग्री ईस्ट और 85 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो ये ईस्ट इसलिए हो गई क्योंकि ये इधर वाले कॉलम में थी, यहाँ से इधर है तो ईस्ट होगा, यहाँ से इधर है तो वेस्ट होगा, ठीक है। इसके ऊपर है तो वो हो गया नॉर्थ और इसके नीचे तो साउथ। समझ में आ गई। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। इस प्रकार दशमलव डिग्री यानी डेसिमल डिग्री की किस हद तक शुद्धता जीआईएस सर्वेक्षण में आवश्यक होगी, इसे निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये खास करके अक्षांश और देशांतर के मध्य जो यूपी स्थित है, इसको आप जीआईएस के माध्यम से देख सकते हैं। जीआईएस के माध्यम से यूपी के नक्शे का सर्वे आप कर सकते हैं, ऊपर से देख सकते हैं कि ये सही में यहीं पर स्थित है कि ये ऐसे केवल हवाई में बातें कही जा रही हैं। तो इसकी आप जांच परख कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, स्थानिक विभेदन और वर्णक्रमीय विभेदन में मतलब विभेदन में क्या अंतर होता है। बताएं, स्थानिक विभेदन और वर्णक्रमीय विभेदन में क्या अंतर होता है दोनों में। तो स्थानिक जो रेजोल्यूशन यानी कि विभेदन होता है, इस बात का माप होता है कि पिक्सल के आधार पर, जो पिक्सल मेगापिक्सल जो कैमरा होता है ठीक उसी प्रकार का वही पिक्सल, तो पिक्सल के आधार पर किसी छवि में वस्तुएं कितनी विस्तृत हैं, कितनी बड़ी वस्तुएं हैं, कितने बड़े जगह की फोटो ली गई है, तो पिक्सल के आधार पर किसी छवि में वस्तुएं कितनी विस्तृत हैं, इस बात की माप की जाती है स्थानिक रेजोल्यूशन में। जबकि वर्णक्रमीय रेजोल्यूशन में क्या होता है, वर्णक्रमीय बैंड की संख्या और चौड़ाई के आधार पर एक बैंड में वर्णक्रमीय विवरण की मात्रा, उसमें एक वर्णक्रमीय विवरण की मात्रा कितनी है, उसकी बैंड की संख्या और चौड़ाई के आधार पर इसको ज्ञात किया जाता है। जबकि पिक्सल के आधार पर आप कितनी छवि कितनी बड़ी है, इसको आप स्थानिक रेजोल्यूशन में देखते हैं। वर्णक्रमीय में रेजोल्यूशन में आप वर्णक्रमीय बैंड की संख्या और चौड़ाई के आधार पर एक बैंड में वर्णक्रमीय विवरण की मात्रा कितनी है उसको आप देखते हैं। तो इस तरीके से ये दो अंतर होते हैं स्थानिक विभेदन और वर्णक्रमीय विभेदन में। आगे देखिएगा 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, आपदा प्रबंधन के रिमोट सेंसिंग का पूर्व चेतावनी संबंधी प्रयोग बताएं। आपदा प्रबंधन के रिमोट सेंसिंग का पूर्व चेतावनी संबंधी जो प्रयोग है उसकी अगर बात की जाए तो आपदा प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग का अनुप्रयोग क्या होता है इसको देखें। चूंकि आपदाएं जो होती हैं वो बिना बताए आती हैं, कुछ पता नहीं होता कि आपदाएं कब आ जाएं, तो इसके लिए कुछ ऐसी सिस्टम बनाया गया है, जैसे कि आप देखते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो है वो क्या करता है, भूकंप की तीव्रता को मापता है। और आप देखते हैं बैरोग्राफ या बैरोमीटर का सूचकांक गिरता है तो आंधी आने के, मतलब ये देखते हैं कि कभी गिरे बढ़ेगा घटेगा, तो उससे कभी कभी क्या होता है कि भाई उससे कौन सी आंधी आए, मतलब आंधी आएगी बारिश होगी, इसका पाठ्यांक गिरेगा कि बढ़ेगा, तो इससे ऐसे ये नापा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपदा प्रबंधन जो होता है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है रिमोट सेंसिंग। जैसे अभी आपके फ़ोन में कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि आया होगा, तो वो खास करके इसी के तहत आया था, आपदा प्रबंधन को लेकर के, ताकि क्या हो कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो एक प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आया था, ताकि जो है आपदाओं से आपकी रक्षा की जा सके। आपदाएं चाहे प्राकृतिक हों चाहे मानव प्रेरित हो, मानव के द्वारा बनाई गई आपदाएं हों, व्यापक और विनाश और जीवन की हानि दोनों में होती हैं। रिमोट सेंसिंग दूरस्थ स्थानों से जानकारी प्राप्त करने की अपनी क्षमता के साथ आपदा प्रबंधन के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उपग्रहों के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, हवाई प्लेटफॉर्मों के माध्यम से
सेंसरों का उपयोग करके रिमोट सेंसिंग हमें पृथ्वी की सतह, वायुमंडल और महासागरों पर डेटा एकत्र करने में सक्षम बनाता है। हम समुद्र की गहराइयों में जो तूफान आता है उसको सेंसर के माध्यम से जान पाते हैं कि भाई अंदर जो है समुद्र में क्या हलचल हो रही है, और जैसे हलचल जान पाते हैं हम तो फिर पता लगता है कि भाई हाँ ये भूकंप आने वाला है या समुद्री लहरें उठने वाली हैं। हम पर्वतों के ऊपर देख पाते हैं, ज्वालामुखियों को देख पाते हैं कि भाई ज्वालामुखी निकलने वाली, क्या होने वाला है। तो पहले से पता लग जाता है, क्योंकि हमारे पास कैमरे हैं, हमारे पास ड्रोन है, हमारे पास खास करके रिमोट सेंसिंग के माध्यम से क्या होता है कि ड्रोन, हवाई प्लेटफॉर्म या जो उपग्रह सैटेलाइट है उनमें तमाम प्रकार के कैमरे फिट हैं और सेंसर लगे हुए हैं जो कि इन्हीं पर निगरानी रखते हैं और कोई आपदा आने से पहले हमको जानकारी देते हैं। ठीक है। पूर्व चेतावनी प्रणाली एक है। पूर्व चेतावनी प्रणाली का मतलब ये है जैसे कि आपको अब सभी के फ़ोन में अगर कोई आपदा आने वाली होगी तो आपके फ़ोन में पहले से वो बता दिया जाएगा कि भाई ये आपदा आने वाली है। ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग क्या करता है, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की रीढ़ बनती है। उपग्रहों का उपयोग करके हम आसन्न खतरों के संकेतों के लिए संभावित आपदा क्षेत्रों की निगरानी कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि भाई ये आपदा इतने समय में आने वाली है, इतनी तीव्र आपदा है, कितनी हानि हो सकती है इससे। इन सभी चीज़ों की जानकारी हम पहले से लगा सकते हैं ये जीआईएस के माध्यम से। उदाहरण के लिए जैसे कि रिमोट सेंसिंग क्या करता है, समुद्र की सतह के तापमान में पैटर्न की पहचान कर सकता है, चक्रवातों और तूफानों के टकराने से पहले उनकी भविष्यवाणी कर सकती है जीआईएस। और इसी तरह रिमोट सेंसिंग भूकंपीय गतिविधि का पता लगा सकती है जो हमें संभावित भूकंपों और ज्वालामुखी विस्फोटों के प्रति सचेत कर सकती है कि भाई यहाँ पर भूकंप आने वाला है इतने बज करके इतने मिनट पर। तो आप उस मिनट पर, उस समय पर आप और जो है भूकंप से बचने के उपाय कर लेंगे। खतरे से बचने के लिए आप जो कुछ भी अपनाना होगा उसको अपना सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार के फ़ायदे होते हैं इससे। तो ये होता है आपका भाई आपदा प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग का उपयोग। रिमोट सेंसिंग में पूर्व चेतावनी एक प्रकार से दी जाती है और पूर्व चेतावनी मतलब पहले से आपको सूचना दे दी जाएगी कि भाई ये आपदा फला तारीख को आने वाली है। तो यही होता है, इसमें रिमोट सेंसिंग की बड़ी ज़बरदस्त भूमिका होती है। ठीक है, आगे देखिए। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। आपके लगातार कमेंट्स के बाद में यह वीडियो आई है, तो ये बात आप लोग जानते होंगे कि बड़ा रिसर्च करना पड़ता है इन सभी मुद्दों को लेकर के, तब उसके बाद में सारी चीज़ें आपको मिल पाती हैं। अगला प्रश्न है, क्षति के आकलन के रिमोट सेंसिंग की भूमिका, मतलब क्षति के आकलन में रिमोट सेंसिंग की भूमिका और आपदा कार्यों में खोज बचाव में रिमोट सेंसिंग की भूमिका। जैसे कोई आपदा आई, उसमें बहुत सारी क्षति हो गई, बहुत सारा नुकसान हो गया, तो उस नुकसान को आकलन के लिए, मतलब उस नुकसान को समझने में कि भाई कितना नुकसान हुआ है, किन किन लोगों का नुकसान हुआ है, उसको समझने में भी रिमोट सेंसिंग बड़ी ज़बरदस्त भूमिका निभाता है। तो वो आपको बताना है क्या भूमिका निभाता है। दूसरी बात, आपदा कार्यों में खोज बचाव में रिमोट सेंसिंग, यानी आपदा आ गई है, आपदा के बाद में क्या हो गया कि भाई बहुत सारे लोग डूब गए हैं या बहुत सारे लोग कहीं पर जो है फंसे हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने हाल फिलहाल में देखा होगा, अभी 1-2 दिन पहले की न्यूज़, मतलब हो गया तो 15-20 दिन की न्यूज़ है, लेकिन लगातार अभी 2 दिन पहले न्यूज़ आई कि भाई जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है सफल रहा और मज़दूरों को मतलब कि बाहर निकाल लिया गया है। सुरंग में फंस गए थे हमारे मज़दूर भाई। तो क्या है कि वो सब रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ही उन अंदर हम जान पाते थे कि भाई अंदर है क्या। तमाम प्रकार के सेंसर के माध्यम से उसका प्रयोग करके हम लोग अंदर की सुरंग के बीच में जानने का प्रयास कर रहे थे कि है क्या, कितने लोग फंसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, पाइप के माध्यम से भोजन वगैरह पहुंचाना हुआ, तमाम प्रकार की चीज़ें हम कर रहे थे। तो आपदा कार्यों में खोज बचाव में रिमोट सेंसिंग की बड़ी ज़बरदस्त भूमिका होती है। तो यही हमको समझना है। ठीक है, पहला देखेंगे। पहला है क्षति के आकलन के रिमोट सेंसिंग की भूमिका। क्षति के आकलन में रिमोट सेंसिंग की क्या भूमिका होती है। देखिए, कोई भी आपदा आती है तो उस आपदा के बाद में क्या होता है, त्वरित मतलब होता है बहुत जल्दी, एक्सीलरेशन मतलब होता है त्वरण। ठीक है, त्वरित का मतलब होता है बहुत जल्दी। जैसे एक्सीलेटर जितने आप फूंकेंगे उतने मोटरसाइकिल भागेगी, तो वही एक्सीलेटर का जो काम होता है वही होता है त्वरित, उसी को बोलते हैं त्वरण। एक्सीलेटर के हिंदी मतलब जानते हैं क्या, एक्सीलेटर को क्या कहते हैं हिंदी में, त्वरक। त्वरक हिंदी में कहते हैं एक्सीलेटर को, जो मोटरसाइकिल का होता है। तो त्वरित जो होता है उसी त्वरक से बना हुआ शब्द है। तो त्वरित का मतलब होता है बहुत जल्दी, तीव्रगामी। ठीक है, तो किसी भी आपदा के बाद में बहुत जल्दी और सटीक क्षति का आकलन महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, बहुत जल्दी आप पता लगा पाए कितने लोग फंसे हुए हैं और क्या क्या हानि हुई है, कितने लोग फंसे हैं, कैसे फंसे हैं, कहाँ फंसे हैं, इसका आकलन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी आपदा के बाद में। रिमोट सेंसिंग प्रभावित क्षेत्र का व्यापक
अवलोकन प्रदान करता है, मतलब कि जहाँ पर घटना होती है उस घटना के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त करता है, जिससे निर्णय लेने वालों को क्षति की सीमा को समझने में कि भाई कितना हानि हुआ है उसको समझने में मदद मिलती है। इसके अलावा उपग्रहों के माध्यम से, ड्रोन कैमरों के माध्यम से उच्च रेजोल्यूशन की जो छवियां होती हैं, फोटो होती हैं, वो निकाली जाती हैं, बहुत ही एचडी क्वालिटी की फ़ोटो निकाली जाती हैं। और वो फ़ोटो जो होती हैं उनके माध्यम से आप जान पाते हैं कितने लोग फंसे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर कौन से लोग फंसे हुए हैं। विनाश के पैमाने को आप देख पाते हैं उन्हीं फ़ोटो के माध्यम से। संसाधनों के आवंटन में सहायता और पुनर्प्राप्ति रणनीतियों के निर्माण में सहायता कर सकती है रिमोट सेंसिंग, क्योंकि रिमोट सेंसिंग के माध्यम से आप ये जान पाते हैं कि कितने लोग फंसे हैं, कहाँ फंसे हैं, वहाँ पर संसाधन कैसे भिजवाए जा सकते हैं, कितने संसाधनों की ज़रूरत है, कितने लोग फंसे हैं। तो ये सभी चीज़ों की जानकारी हमको रिमोट सेंसिंग के माध्यम से पता चलती है। ठीक है, तो इसीलिए क्षति का आकलन हम बहुत जल्दी कर पाते हैं रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। दूसरी बात है कि आपदा कार्यों में खोज बचाव में रिमोट सेंसिंग की भूमिका। देखिए, रिमोट सेंसिंग खोज और बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण सहायता करता है। जैसे कोई भी आपदा आती है उसके बाद में जो जीवित बचे हुए लोग हैं उनको शीघ्रता से भाई ढूंढा जाए कि कितने लोग जीवित बचे हैं, और उसके बाद में कितने लोग मर गए हैं। जीवन और मृत्यु के बीच अंतर हो सकता है, अगर आप उसको मतलब उनको बहुत जल्दी बचा पाएँ तो बहुत सारे लोग जो घायल होंगे उनको आप बचा सकते हैं, नहीं तो वो मर जाएंगे वहीं पर। और इसके अलावा थर्मल इमेजिंग जैसी तकनीकें जो हैं मलबे के नीचे दबे हुए लोगों के हीट सिग्नेचर की पहचान कर सकती हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया जो अंदर दबे मतलब कि फंसे हुए लोग थे, टनल में फंसे थे, जो गुफा बना रहे थे उसमें फंसे थे, तो उसमें क्या जो थर्मल इमेजिंग होती है उसके माध्यम से आप नीचे देख पाते हैं कितने लोग फंसे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर फंसे हैं। जबकि उच्च रेजोल्यूशन इमेजिनरी बचाव टीमों के लिए सुरक्षित मार्गों की मैपिंग में सहायता कर सकती है। तो इस तरीके से आपदा कार्यों में खोज बचाव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है रिमोट सेंसिंग। तो ये कई प्रकार की भूमिकाएं हैं उसकी। आगे देखेंगे, 11वां प्रश्न है, मानचित्रण में रिमोट सेंसिंग का एक अमूल्य उपकरण है, मतलब एक अमूल्य उपकरण होता है, स्पष्ट करें। बिल्कुल अमूल्य उपकरण होता है ये, किसमें भाई? मानचित्रण में। बिल्कुल, आपदा संभावित क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए रिमोट सेंसिंग के एक अमूल्य उपकरण है। चूंकि ये बाढ़, भूस्खलन, भूस्खलन माने जो भूकंप वगैरह आता है वही, जंगल की आग के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है। जंगल में आग लग जाती है, लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन जब ड्रोन वगैरह ऊपर से उड़ते हैं, कैमरे जो सैटेलाइट में लगे हुए हैं, ठीक है, कृत्रिम उपग्रहों में लगे हुए हैं जो पृथ्वी पर घूम रहे हैं, उनसे पता चलता है कि भाई यहाँ जंगल में आग लगी है, कहाँ पर क्या हो रहा है। ये चीज़ें जो आसमान में उड़ते हुए कैमरे, उन्हीं से पता चलता है। ठीक है, जिससे निवारक उपायों के कार्यान्वयन की अनुमति मिल सकती है। आपदा के बाद रिमोट सेंसिंग आपदा के कारण हुए परिदृश्य में परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए मानचित्रों को अद्यतन करने में सहायता कर सकती है। तो ये कई प्रकार के उपयोग होते हैं मानचित्र में रिमोट सेंसिंग का। ठीक है, आगे देखिएगा, 12वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। पहला पॉइंट है आपका मौसम के पूर्वानुमान में रिमोट सेंसिंग, दूसरा है आपातकालीन प्रक्रिया योजना में रिमोट सेंसिंग। क्योंकि रिमोट सेंसिंग जो होता है ये मौसम का पूर्वानुमान लगाता है कि भाई बादल में रॉकेट छोड़ करके कि भाई अब पानी कब बरसेगा, किस दिन बरसेगा, पहले से आपके फ़ोन में पता चल जाता है कि मौसम आज का साफ रहेगा, बादल छाए रहेंगे, प्रकाश रहेगा, इतना डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा, ये सब आप जान पाते हैं अपने फ़ोन में। तो ये सब रिमोट सेंसिंग के माध्यम से पता चलता है। आपातकालीन प्रक्रिया की योजना जो होती है उसमें भी रिमोट सेंसिंग की भूमिका होती है। मौसम के पूर्वानुमान में रिमोट सेंसिंग की भूमिका में आप क्या लिखेंगे कि वायुमंडलीय स्थितियों की निगरानी करके रिमोट सेंसिंग मौसम की भविष्यवाणी में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उपग्रह बादलों के पैटर्न को समझता है, हवा की दिशा को पढ़ता जान पाता है कि हवा किस तरह दिशा में चल रही है, वायुमंडलीय दबाव को ट्रैक कर सकता है, जिससे क्या होता है मौसम की घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी की सुविधा मिलती है। और तूफान, भारी वर्षा, अन्य मौसम संबंधी आपदाओं की भविष्यवाणी करने में विशेष रूप से उपयोगी होता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग बताता है कि भाई पानी कब बरसेगा, हवा कितनी तेज होगी, सारी चीज़ें। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला पॉइंट आपका है आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना में रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग डेटा आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। यह आपदा के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। रिमोट सेंसिंग कुशल निकासी योजना बनाने में, सबसे सुरक्षित मार्ग निर्धारित करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे मान लेते हैं अभी आप किसी रास्ते से जा रहे हैं कहीं पर, और उस रास्ते में कोई दिक्कत आ चुकी है, उस रास्ते में पहाड़ मतलब कि टूट गया है, तो आगे उसका पता कैसे लग पाता है? रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। या रेल की पटरी कहीं पर टूटी हुई है तो इसका पता कैसे लगेगा? सेंसर से ही पता लग जाता है कि भाई आगे पटरी टूटी हुई है। तो ये सब जो होता है रिमोट सेंसिंग के माध्यम से पता लगता है। ठीक है, तो आपातकालीन प्रतिक्रिया
जो होता है वो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से मिल पाती है कि भाई आगे जो है खतरा है ये क्या है, ठीक है। जैसे ट्रेन जाती है तो ट्रेन में क्या होता है, अब ट्रेन में सेंसर पर ही सारी चीज़ें काम करती हैं। ट्रेन जाती पटरी पर, अब क्या होता है कि भाई आगे पटरी बिजी है तो उसमें लाल बत्ती जल जाती है कि भाई हाँ आगे आगे खतरा है, मतलब आगे कोई ट्रेन रुकी हुई है या कुछ भी दिक्कत है, तो सेंसर के माध्यम से लाल बटन जो है उस पर जल जाती है। आप देखते हैं उसी पर काम करता है जो ट्रैफिक वाला पूरा सिस्टम होता है सड़क पर। जो लाल जलती है इसका मतलब कि अभी इधर वाले निकलने, मतलब कि रुक जाओ आप, हरी जलती है निकल जाओ आप, तो ये सब चीज़ें, ठीक है, तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यह राहत सामग्री के वितरण की योजना बनाने में भी मदद करता है रिमोट सेंसिंग। जो भी क्षति हुई है, हानि हुआ है, उसको भरपाई करने में रिमोट सेंसिंग बड़ा उपयोगी भूमिका निभाता है। 13वां क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, प्रकाशीय संवेदक किसे कहते हैं। संवेदक उपग्रहों के ऊपर लगे एक तरह के उच्च अंतः प्रकाशीय कैमरा उपकरण होते हैं प्रकाशीय संवेदक। इनका उपयोग सतह विशेषताओं की विभिन्न वस्तुओं से परावर्तित या उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय विकिरण की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। आप विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के रिमोट कंट्रोल में स्थापित सेंसर के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि वातानुकूलित एयर कंडीशनर जो होता है, एसी या टेलीविजन का जो रिमोट होता है उसमें सेंसर लगा होता है। उसी सेंसर के माध्यम से जब आप बटन दबाते हैं तो आपका टीवी का चैनल बदल जाता है, टेलीविजन का, आपका एसी जो होता है धीरे तेज हो जाता है, आपका एयर कंडीशनर जो होता है वो भी बदलने लगता है, ठीक है। जो एक छोटे दूरस्थ नियंत्रण रिमोट कंट्रोल उपकरण की मदद से इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संचालन को सक्षम बनाता है। तो उसमें छोटा पॉइंट होता है, तो आप टीवी तो देखते हैं रिमोट चला करके, तो वही वही सेम प्रोसेस होता है बड़े बड़े चीज़ों में, ठीक है। कि भाई आप ड्रोन के माध्यम से, आजकल तो ड्रोन के माध्यम से बम वगैरह भी उठा करके दूर लेकर जाकर फेंक देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संचालन को सक्षम बनाता है। आमतौर पर हम सुदूर संवेदन के क्षेत्र में दो प्रकार के संवेदक को पहचानते हैं, अर्थात निष्क्रिय संवेदक और सक्रिय संवेदक। निष्क्रिय संवेदक प्राकृतिक विकिरण को अंकित करते हैं जो पृथ्वी की सतह से वापस उत्सर्जित या परावर्तित प्रतिबिंबित होता है। इसमें सादृश्य यानी कि वायवीय फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ होता है, जो वायु में उड़ने वाला होता है, वायु में खींचा जाने वाला होता है, ठीक है। और अंकीय प्रणाली यानी कि क्रम वीक्षक और विकिरणगामी विकिरणमापी, मतलब कि सेंसर के माध्यम से पता लगाया। संवेदक दोनों शामिल हैं। सक्रिय संवेदक पृथ्वी की सतह को रोशन करने के लिए निर्दिष्ट तरंग दैर्ध्य की पट्टी की विद्युत चुम्बकीय विकिरण ढोने वाले वाहक होते हैं। सक्रिय संवेदक का उदाहरण रेडियो संसूचन, पहचान और रिजुलेशन यानी रडार, पार्श अभिमुख हवाई रेडार यानी जिसको सलार बोलते हैं, और संश्लेषित कृत्रिम द्वारक यानी रडार जिसको आप सार बोलते हैं, ये सब होते हैं। रडार वगैरह क्या होते हैं कि भाई पानी के अंदर वगैरह आप देख, पानी के अंदर भी पता लगा जाते हैं, पृथ्वी की सतह के अंदर क्या है उसको भी कुछ हद तक पता लगा पाते हैं, ठीक है। तो तरंगों के माध्यम से आप पृथ्वी की सतह के अंदर, फिर रडार के माध्यम से पानी में, ठीक है, या ऊपर आप देखते हैं रडार के माध्यम से, रडार से के द्वारा ही पनडुब्बियों का पता लगाया जाता है। ये तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं, ठीक है। रडार से ही बड़े बड़े जो मतलब कि खतरा कोई आता तो उसको पता लगाया जाता है, डिफाइन कर लेते हैं, उसको फाइंड आउट कर लिया जाता है। तो ये सब जो होता है ये सब फोटो मतलब प्रकाशीय संवेदक होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फोटोग्राफिक बिंब के लाभ बताएं। फोटोग्राफिक बिंब के कई लाभ होते हैं। एडवांटेज ऑफ फोटोग्राफिक इमेज, पहला लाभ ही है फोटोग्राफिक इमेज का। फोटोग्राफिक इमेज में कंप्यूटर पर अंकीय बिंब की तुलना में धरातलीय विभेदन उत्तम और अधिक होता है, क्योंकि अगर आप अंक में कोई चीज़ लिखेंगे और उसी का आप फोटो खींच करके रख देंगे तो बड़ा ज़बरदस्त होगा वो फोटो। दूसरा है फोटोग्राफिक बिंब में से धरातलीय आकृतियों का पुनर्निर्माण ज्यामितीय दृष्टिकोण से उपयुक्त होता है। तीसरी बात, फोटोग्राफिक बिंब बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्र को दिखा देता है और बहुत ही जानकारी देता है। इसके अलावा फोटोग्राफिक फिल्म को अंकीकरण यानी डिजिटाइजेशन के द्वारा अंकीय बिंब को फिल्म अंकन के द्वारा फोटोग्राफिक बिंब में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये कई इसके लाभ होते हैं और कई काम इससे हो जाते हैं फोटोग्राफिक बिंब से। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 15 नंबर प्रश्न है, अंकीय बिंब प्रक्रम प्रणाली तथा तकनीकियां बताएं। अंकीय बिंब प्रक्रम प्रणाली जो है उसके बारे में अगर बताऊं, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है, DIPS। तो अंकीय बिंब प्रक्रमण प्रणाली के अंतर्गत कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का होना अति आवश्यक होता है, जिनके द्वारा बिंब आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सके। कंप्यूटर प्रणाली में अंतर्गामी व निर्गत युक्तियां यानी डिवाइसेस, संशोधित तत्व, अंतरा सक्रिय युक्तियों इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है, और इस प्रणाली में बहुत अधिक मात्रा में आंकड़ों के एकत्र तथा संशोधित
करने की तीव्र क्षमता होती है। इस प्रणाली के घटक केंद्रीय संशोधित इकाई, अंतर सक्रिय प्रदर्शक कार्यशाला, टेप ड्राइव, सीडी रोम युक्तियाँ, डिजिटाइजर, रंगीन मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, डिस्क स्टोरेज युक्तियाँ, ये सब जो हैं ये सब शामिल होती हैं उसमें। ठीक है, ये ध्यान रखें किस में शामिल होती है भैया, ये सब शामिल होती हैं अंकीय बिंब प्रक्रम प्रणाली में। ठीक है, इन सभी में सारी चीज़ें इकट्ठा होती हैं। बिंब प्रक्रमण तकनीकियाँ यानी इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक क्या होती हैं। इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक की अगर बात करें तो ये फोटो को शुद्ध तथा उपयुक्त बनाने के लिए निम्न तकनीकों का उपयोग हम कर सकते हैं। पहली तकनीक है ऑप्टिकल तकनीक यानी ऑप्टिकल टेक्निक, दूसरी है डिजिटल टेक्निक और तीसरी फोटोग्राफिक टेक्निक। इन तीन टेक्निक के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फोटो को शुद्ध करते हैं और फोटो को अच्छा बनाते हैं और फोटो को एडिट करते हैं, ठीक ठाक बनाते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। प्रश्न है भौगोलिक सूचना तंत्र के उद्देश्य बताइए। भौगोलिक सूचना तंत्र का क्या उद्देश्य है यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीआईएस। भौगोलिक सूचना तंत्र जो होता है आंकड़ा प्राप्ति से लेकर के इसके अलावा इमेज मतलब कि अंकीय प्रक्रमण और विश्लेषण का कंप्यूटर आधारित तंत्र होता है और इसके लिए विभिन्न उद्देश्य मतलब निम्न है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं अंकीय मतलब भौगोलिक सूचना तंत्र के उद्देश्य के बारे में, तो भौगोलिक सूचना तंत्र का कई सारा उद्देश्य है। पहला उद्देश्य तो यही है कि विभिन्न प्रकार के नियोजन और निर्णय प्रक्रिया में समय और लागत के संदर्भ में मानवीय क्षमता को बढ़ाना, ये बहुत उपयोगी है भौगोलिक सूचना तंत्र। भौगोलिक सूचना तंत्र को अंग्रेजी में जीआईएस बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। दूसरी बात है इसका जीआईएस का जो उद्देश्य है वो है आंकड़ों के वितरण और प्रक्रिया के लिए सक्षम साधनों को प्रदान करना। तीसरी बात यह कि आंकड़ों के प्रक्रियात्मक स्तर पर पुनरावृत्ति को कम से कम करना। ठीक है, ताकि एक ही चीज़ दोहराए ना बार बार, इस पर भी ध्यान देता है। इसके अलावा विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध सूचनाओं को समन्वित करने की क्षमता में बढ़ोतरी करता है, वृद्धि करता है जीआईएस। इसके अलावा नई नई सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए भौगोलिक आंकड़ों के मिश्रित स्वरूप का विश्लेषण करना, ये भी एक उद्देश्य रहा है। ठीक है, भौगोलिक सूचना तंत्र का तो ये कई उद्देश्य हैं भौगोलिक सूचना तंत्र का। कुल मिलाकर के भौगोलिक सूचना तंत्र जो होता है स्थानिक जो आंकड़े होते हैं उनकी सहायता से किसी भी धरातली तथ्य के बारे में उस धरातल या जहाँ के बारे में आपको पता लगाना है, उस किसी विशेष क्षेत्र या धरातलीय तथ्य के बारे में, उसकी अवस्थिति क्या है, उसकी दशा क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसका मॉडल प्रक्रिया क्या है, सारी चीज़ों को स्पष्ट कर देता है जीआईएस। तो जीआईएस के माध्यम से आप किसी भी क्षेत्र के बारे में विधिवत जानकारी प्राप्त कर पाते हैं और उसको बहुत ही बारीकी के साथ समझ पाते हैं, वास्तविक जानकारी ग्रहण कर पाते हैं, वास्तव में क्या चीज़ें वहाँ पर हैं उसको जान पाते हैं, क्या घटनाएं घटी है उसको समझ पाते हैं। तो बिना वहाँ पर जाए आप बहुत सारी चीज़ों को समझ जा पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका भौगोलिक सूचना तंत्र के उद्देश्य। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 17 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है 17वां नंबर प्रश्न है भौगोलिक सूचना तंत्र का क्षेत्र बताइए। भौगोलिक सूचना तंत्र का क्षेत्र की अगर बात करें तो अंग्रेजी में बोलते हैं स्कोप ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। भौगोलिक सूचना तंत्र या जीआईएस की अगर बात करें तो जीआईएस के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली समस्याओं की विविधता ने इस तंत्र के अनुप्रयोग क्षेत्र को क्या कर दिया है, असीमित बना दिया है। मतलब कि अब इसके कोई सीमा नहीं रही है। हर एक क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि लगातार जीआईएस का उपयोग बढ़ता जा रहा है। वस्तुतः पृथ्वी पर भौगोलिक अवस्थिति यानी जियोग्राफिकल लोकेशन के द्वारा संदर्भित लक्षणों के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्ति के लिए भौगोलिक सूचना तंत्र यानी कि जीआईएस की तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। आप कहीं पर भी जाना है तो उसमें भी आप प्रयोग करते हैं भौगोलिक सूचना तंत्र का ही। ठीक है, जीआईएस का ही। और इन कंप्यूटर आधारित तंत्रों में ऐसे भौगोलिक संदर्भित यानी जियोग्राफिकली रिफरेंस लक्षणों के अवस्थितिक दत्त यानी लोकेशन जो डेटा होता है कि कहाँ पर कैसा क्या माहौल है, कैसी सिचुएशन है कहाँ पर, उनके गुण दत्त यानी कि जो एट्रीब्यूट डाटा है, दोनों को एक साथ प्रयोग में लाने की क्षमता होती है। तो मतलब कि अवस्थितिक डाटा और उसके गुण डाटा यानी कि एट्रीब्यूट डेटा एंड लोकेशन डाटा दोनों को एक साथ प्रयोग में लाने की क्षमता होती है जीआईएस में। अतः भौगोलिक सूचना तंत्रों में न केवल लक्षणों की अवस्थितियों का स्वतः प्रदर्शन यानी ऑटोमेटिक डिस्प्ले या मानचित्रण होता है, बल्कि अपितु ये तंत्र संबंधित लक्षणों के विवेचन योग्य अभिलक्षणों के अभिलेखन यानी रिकॉर्ड मतलब कि रिकॉर्डिंग विश्लेषण एनालिसिस तथा एक संबंध परक दत्त आधार यानी जो है रिलेशनल
डेटाबेस भी प्रस्तुत करते हैं, मतलब कि कहाँ, मतलब किस जगह का संबंध किस अन्य जगह से है, या उस जगह का के बारे में सारी चीज़ें। तो ये सब एक प्रकार से भौगोलिक सूचना तंत्र के क्षेत्र में शामिल होता है। जो दत्त, मतलब कि जो क्वालिटी होती है, जो स्थिति होती है, सभी को इकट्ठा करके आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका होता है ये। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 18 नंबर प्रश्न है भौगोलिक सूचना तंत्र की अभिकल्पना बताइए। भौगोलिक सूचना तंत्र की अभिकल्पना यानी कि डिजाइन ऑफ जीआईएस। ठीक है, भौगोलिक सूचना तंत्र की अभिकल्पना की अगर बात करें तो अनेक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में से जीआईएस के लिए उपयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का चयन किया जाता है। जीआईएस के प्रयोग की अग्र प्रकार किससे अभिकल्पना की जा सकती है। पहली बात तो संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट, आवश्यकता का निर्धारण किया जाए कि क्या आवश्यकता है हमको। दूसरी बात अभिकल्पना यानी फिर डिजाइन किया जाए उसको, प्रक्रिया नियोजन तंत्र का चयन किया जाए, उसके अंदर विकास यानी डेवलपमेंट किया जाए, तंत्र की प्राप्ति करी जाए, आंकड़ा का आधार बनाया जाए, स्टाफ की ट्रेनिंग दी जाए और संचालन की तैयारी की जाए। फिर उसके बाद में संचालन किया जाए यानी कि ऑपरेशन, तंत्र की स्थापना करी जाए, आंकड़ा रूपांतरण प्रक्रिया विकास। इसके अलावा जो है अंक क्षेपण यानी कि ऑडिट किया जाए उसको, तंत्र मूल्यांकन और विस्तार किया जाए। जीआईएस के लिए प्रयुक्त प्रमुख सॉफ्टवेयर जो हैं कई सारे हैं, जैसे कि पहला सॉफ्टवेयर है आपका आर्क जीआईएस। ठीक है, दूसरा है आपका जियोमेटिका, तीसरा है आपका मैप इन्फो, और चौथा आपका ईआरडस। ठीक है, तो ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर हैं जीआईएस के लिए जो बढ़िया सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में या अति लघु उत्तरीय में, जीआईएस के लिए प्रयुक्त प्रमुख सॉफ्टवेयर के नाम बताएं। तो जियोमेटिका, जो है आर्क जीआईएस, इसके अलावा मैप इन्फो, ये मतलब कि इरडास, ये सब जो है, ये सब जीआईएस के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर हैं। वैसे भारतीय अंतरिक्ष विभाग ने भी जियो स्मार्ट, इसके अलावा डिसीजन स्पेस, और इसके अलावा जो है बायोकैप जैसे जीआईएस सॉफ्टवेयर को विकसित कर लिया है। ये भारतीय लोगों ने किया, भारतीय अंतरिक्ष विभाग के द्वारा जो है जियो स्मार्ट, डिसीजन स्पेस, बायो कैप, इन सभी जीआईएस के सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर किया जा चुका है। क्लियर, तो ये जीआईएस के कुछ सॉफ्टवेयर जिसके बारे में मैंने आपको बताया। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, रिमोट सेंसिंग की सीमाएं बताएं। रिमोट सेंसिंग की सीमाएं यानी लिमिट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग बताएं। तो पहली लिमिट है रिमोट सेंसिंग की कि रिमोट सेंसिंग ने पूरी तरह से जमीन आधारित सर्वेक्षण विधियों को प्रतिस्थापित नहीं किया है। इसकी कुछ सीमाएं हैं, यानी कि ये अभी तक पूरा एकदम से मतलब जैसा चाहिए या हर एक क्षेत्र में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कुछ जगहों पर इसकी नाकामी भी देखने को मिली है, यानी कि इसका जो दायरा है रिमोट सेंसिंग का वो अभी सीमित है। ठीक है, कंप्लीट नहीं है। दूसरी बात, डेटा संग्रह और डेटा खरीद की लागत भी इसमें लगती है। इसके अलावा डेटा विश्लेषण और व्याख्या के साथ समस्याएं भी उत्पन्न होती कभी कभी। इसके अलावा सभी मौसम क्षमता के साथ समस्याएं, क्योंकि हर एक मौसम में एक जैसा काम नहीं करती रिमोट सेंसिंग, हर मौसम को लेकर के कुछ दिक्कतें आती हैं। क्योंकि कुछ सेंसर क्लाउड के माध्यम से नहीं, मतलब कि क्लाउड के माध्यम से देख नहीं सकते हैं, क्योंकि जब बादल हो जाता है तो उसमें कुछ सेंसर ऐसे होते हैं जो कि उसको पार नहीं कर पाते हैं, फिर दिक्कत आती है उसमें। तो मौसम अगर ज़्यादा बिगड़ता है तो फिर रिमोट सेंसिंग को खतरा बना रहता है। इसके अलावा आप देखते हैं और भी तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब रिमोट सेंसिंग की सीमाएं हैं। अच्छा, रिमोट सेंसिंग का अनुप्रयोग बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिमोट सेंसिंग के अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग है कि उपग्रहों और विमानों पर कैमरे पृथ्वी की सतह पर बड़े क्षेत्रों की छवियां लेते हैं, जिससे हम जमीन पर खड़े होकर के जितना देख सकते हैं उससे कहीं अधिक देखने की इजाज़त देते हैं हमको रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के द्वारा आप उपग्रहों और विमानों पर कैमरे पृथ्वी की सतह पर बड़े पैमानों की छवियां लेते हैं, मतलब कि आप हवाई जहाज में कैमरा लगा दें, वहां से फोटो खींचे पूरी पृथ्वी की, तो अलग नज़रिया आपको देखने को मिलेगा। आप एक ही जगह से आप बहुत बड़ी चीज़ को देख पाएंगे। जैसे आप जो है सौरमंडल को देखते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं, तो आप जैसे अपनी आंखों से देखते हैं उतना ज़बरदस्त आप नहीं देख पाते होंगे, लेकिन अगर कैमरे से पृथ्वी को आपने खींचा, फोटो खींच लिया, तो आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी पृथ्वी को देख पाएंगे कि भाई अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी कैसी लगती है। तो एक तो ये अनुप्रयोग हो गया। दूसरा दूसरा अनुप्रयोग ये होता है, जहाज़ों पर सोनार सिस्टम जो लगा होता है, समुद्र के नीचे यात्रा किए बिना ही समुद्र तल की जो छवियां होती हैं, जो फोटो होती है समुद्र के नीचे के पानी के अंदर की, पृथ्वी
के अंदर जो समुद्र है, समुद्र के नीचे जो तल बितल उसका है पूरा, समुद्र के अंदर भी बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, समुद्र के अंदर भी बहुत सारे जीव जंतु निवास करते हैं, पर्वत पठार और वनस्पतियाँ होती हैं, उन सभी की फ़ोटो खींची जाती है। ठीक है, समुद्र के अंदर क्या है, सोनार के माध्यम से समुद्र के अंदर की सारी चीज़ें, सारी फ़ोटो ली जा सकती है। तो ये रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ही संभव हो पाया है। इसके अलावा तीसरा अनुप्रयोग इसका ये है, उपग्रहों पर कैमरे का उपयोग करके महासागरों में तापमान परिवर्तन की छवियों को आप देख सकते हैं। मतलब तापमान में किस प्रकार से बदलाव होता है समुद्र में, महासागरों में, उसको आप जो कैमरे लगे होते हैं सैटेलाइट पर ऊपर कैमरे लगे होते हैं, उन्हीं कैमरों के माध्यम से आप महासागरों में तापमान, जैसे कि टेम्परेचर कब बढ़ता है कब घटता है, इसको आप जान पाते हैं फोटो खींच करके, और महसूस भी करते हैं। इसके अलावा बड़े जंगल की आग को अंतरिक्ष से मैप किया जा सकता है कि कोई कभी बड़े मतलब कि कहीं पर बड़े जंगल में आग लगी हुई है, तो उसको आप ऊपर से अंतरिक्ष से फोटो खींच करके देख पाते हैं कि भाई आग कितने क्षेत्रफल पर लगी है, कितने एरिया में लगी है आग। ठीक है, तो उसको आप जान पाते हैं किस जगह पर आग लगी है, जिससे क्या होता है रेंजरों को ज़मीन से कहीं ज़्यादा बड़ा क्षेत्र देखने की अनुमति मिलती है, और जो है जान पाते हैं लोग कि भाई आग लगी कहाँ पर वास्तव में। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पांचवी बात यह है कि बादलों को ट्रैक करने या मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद करने के लिए, बादलों को ट्रैक करना और धूल के तूफानों को देखने में मदद करना, ये भी रिमोट सेंसिंग का अनुप्रयोग है। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से आप देखते हैं मौसम से रिलेटेड जानकारी बताई जाती है। ठीक है, इसके अलावा और भी तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि इसकी मदद से हम लोग कर पाते हैं, जैसे कि एक शहर के विकास और कई वर्षों या यहाँ तक कि दशकों में कृषि भूमि या जंगलों में परिवर्तन कैसा हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है, उसको भी आप रिमोट सेंसिंग के माध्यम से देख पाते हैं। आज आप कोई फ़ोटो खींच लें अंतरिक्ष से, फिर उसके बाद में उसी जगह पर, उसी स्थान से जाकर के उसी जगह की फ़ोटो 10 साल बाद खींचेंगे तो आपको बहुत कुछ बदला हुआ मिलेगा। तो इसकी जानकारी भी हमको रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हो पाती है। तो ये सब इसी के अनुप्रयोग हैं रिमोट सेंसिंग के, जीआईएस मतलब कि इसके रिमोट सेंसिंग के सुदूर संवेदन के। आगे देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। 21 नंबर प्रश्न है, कृषि और खाद्य सुरक्षा क्या है। कृषि और खाद्य सुरक्षा में रिमोट सेंसिंग की क्या भूमिका है। रिमोट सेंसिंग जो होती है सूखे और कीट संक्रमण जैसी कृषि आपदाओं की भविष्यवाणी कर सकती है कि भाई सूखा कब पड़ेगा और कीट का संक्रमण कब होगा। ठीक है, ये रिमोट सेंसिंग के द्वारा आप पता लगा पाते हैं, जिससे शीघ्र ही हस्तक्षेप की अनुमति मिलती है। आपदा के बाद या कृषि भूमि को हुई नुकसान का आकलन कर सकता है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुमूल्य डेटा प्रदान कर सकता है रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग के द्वारा कृषि और खाद्य सुरक्षा में उपयोगी भूमिका रिमोट सेंसिंग निभाता है। इसके माध्यम से सूखा कब पड़ेगा, बाढ़ कब आएगी, इन सभी बातों का पता पहले से लग चल जाता है कि भाई ये चीज़ें होने वाली हैं, तो भविष्यवाणी हो जाती है। इसके कारण से आप कृषि में बड़ी अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, मतलब कृषि की जो संकट है उससे आप बच सकते हैं और खाद्य सुरक्षा के संकट से आप बच सकते हैं। ठीक, खाद्य की सुरक्षा कर सकते हैं अपनी सारी चीज़ की। ठीक है, आगे देखिएगा, 22 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, जल संसाधन प्रबंधन में किस प्रकार की भूमिका निभाता है। आप मतलब ये जीआईएस उसको समझें, रिमोट सेंसिंग कैसी भूमिका निभाता है जल संसाधन प्रबंधन में। क्योंकि आपदा परिदृश्यों में जल संसाधन का प्रबंधन महत्वपूर्ण हो जाता है। रिमोट सेंसिंग अति प्रवाह को रोकने या कमी का पता लगाने के लिए बांधों और जलाशयों में जल स्तर पर निगरानी कर सकती है कि भाई बांध का जल स्तर कितना है। बांध पर अगर जल स्तर बढ़ता है तो भी आपको सूचना दी जाती है कि भाई बांध पर ज़्यादा जल स्तर बढ़ रहा है, जलाशय में जल का स्तर जो है बढ़ रहा है, घट रहा है। इसको आपको कौन बताएगा, ये रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ही पता चलेगा। या किसी आपदा के बाद जल प्रदूषण के क्षेत्रों की पहचान भी आपको करना हुआ तो ये भी रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ही संभव है। तो जल संसाधन प्रबंधन में भी रिमोट सेंसिंग की बड़ी ज़बरदस्त भूमिका है। इसके अलावा ये सब प्रश्न आपसे पूछेगा। 23 नंबर प्रश्न आपसे बन सकता है, वन अग्नि प्रबंधन। वन अग्नि आप देखते हैं जंगल की आग लगी है, जंगल में आग लगी है तो आप वैसे जान नहीं पाओगे कि जंगल में आग कितनी दूर तक फैली है। लेकिन जब आप वही चीज़ ड्रोन से देखोगे, ऊपर से कैमरे लगा करके देखोगे, तो आपको सारे जंगल के बारे में पता चल जाएगा। एक फ़ोटो आएगी बड़ी सी, उसमें दिखेगा कितने क्षेत्रफल में कितने एरिया में आग लगी हुई है, और फिर उसी हिसाब से आप दमकल वगैरह ला करके या फिर उसी हिसाब से अपना जो है उसको बुझाने का प्रयास करेंगे आग को। ठीक है, जंगल की आग प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह शुरुआती चरणों में आग का पता लगा सकती है और उसके बाद में उनके प्रसार की निगरानी कर सकता है। जैसे जैसे आग बढ़ती है, पूरा बढ़ने की सूचना आपको मिलती रहती है, जिससे अग्निशमन प्रयासों को अधिक प्रभावी ढंग से हम लोग उस पर लागू कर पाते हैं और उसमें हमको मदद मिलती है
हमको पता चलता है कि भाई आग कितनी जगह पर लगी, उस हिसाब से हम अपना मैनेजमेंट करते हैं। यह आग लगने के बाद नुकसान का आकलन भी कर सकता है, कितने जंगल कितना दूर तक जला, इस बात की भी निगरानी जी आई मतलब कि रिमोट सेंसिंग के माध्यम से हम लोग कर पाते हैं। इसके अलावा फिर रिकवरी और पुनर्नवीनीकरण अगर हो जाता है, उसके बाद में योजनाओं में सहायता भी करता है। मतलब कि अगर कोई मतलब कि उसके मतलब आग लगी जंगल में, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, फिर उसके बाद में वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, फिर वो नई चीज़ें से मतलब वहाँ पर सरकार जाकर के काम करेगा, कुछ उसको फिर से नवीनीकरण करेगा, उसका रिकवरी करेगा, फिर उसकी भी सूचना जो होती है, फिर उसकी भी जानकारी आपको रिमोट सेंसिंग के माध्यम से पता चल जाएगी। रिमोट सेंसिंग पे जो कैमरे लगे होते हैं, वहाँ से आप उन चीज़ों को फिर से जो नवीन चीज़ें आई हैं उसको भी देख पाएंगे आप, कि भाई कितना अच्छा लग रहा है अब। 24 नंबर क्वेश्चन से भूस्खलन प्रबंधन में किस प्रकार से भूमिका निभाता है रिमोट सेंसिंग। तो भूस्खलन की भविष्यवाणी करना अक्सर कठिन होता है, लेकिन रिमोट सेंसिंग मदद कर सकती है भूस्खलन प्रबंधन में। यह अस्थिरता के संकेतों के लिए ढलानों की निगरानी करता रहता है। रिमोट सेंसिंग की भाई ढलान पर किस तरीके से मतलब घटनाएं घट रही हैं, और उसके द्वारा भूस्खलन को ट्रिगर करने वाले वर्षा पैटर्न को ट्रैक कर सकता है ये। आपदा के बाद रिमोट सेंसिंग क्षति का आकलन कर सकती है और स्थिरीकरण प्रयासों में योगदान कर सकती है। तो इस तरीके से रिमोट सेंसिंग जो होता है भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी, जंगल में आग लगने, बाढ़, भूकंप, समुद्र का तापमान, इन सभी चीज़ों में मदद करता है हमको, उन सभी की सूचनाओं को जानने में, उन सभी की फ़ोटो जानने में, किसी क्षेत्र में कितना जनसंख्या घनत्व है, दबाव कितना है, वायुमंडल का एक प्रकार से मतलब वायुमंडल में दबाव कितना है, समुद्र का तापमान कितना, सब कुछ पता लग जाता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, तटीय क्षेत्र प्रबंधन क्या होता है। तटीय क्षेत्रों में अक्सर चक्रवात आते हैं, सुनामियाँ आती हैं, और समुद्र के स्तर में वृद्धि जब होती है तो आपदा की खतरा की जो घंटी होती है वो बजने लगती है, आपदाओं का खतरा बढ़ने लगता है। तो तटीय क्षेत्रों में खास करके प्रबंधन करने में रिमोट सेंसिंग की बड़ी ज़बरदस्त भूमिका होती है। रिमोट सेंसिंग क्या करता है, खतरे के शुरुआती संकेतों के लिए इन क्षेत्रों पर निगरानी रखता है, और जैसे ही इसमें कोई हलचल होती है उन क्षेत्रों में, तुरंत जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई इस क्षेत्र में फला हलचल हो रही है। तो उसके बाद में आपको पता लग जाता है कि भाई ये हलचल हो रही है, इसका मतलब कि ये आने वाला है। तो सुरक्षात्मक उपायों की योजना बनाने में मदद करती है रिमोट सेंसिंग। यह इन आपदाओं के प्रभाव का आकलन करती है, जानती है कि भाई ये आपदा कितनी गहरी है, कितना प्रभाव डाल सकती है, चक्रवात कितना तेज आ रहा है, सुनामी कितनी तेज आ रही है, समुद्री लहरें किस तरीके से कितनी गति के साथ हमारे यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं, इन सभी का पता लगा पाती है रिमोट सेंसिंग। और पुनर्प्राप्ति प्रयासों का मार्गदर्शन भी कर सकती है, मतलब कि दोबारा से जो क्षति हुई है उस क्षति को कैसे कम किया जाए, इस पर भी विचार करती है रिमोट सेंसिंग, और उस पर भी एक ज़बरदस्त जानकारी प्रस्तुत करती है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। पहला, बुनियादी ढांचे की निगरानी, दूसरा स्वास्थ्य प्रबंधन। बुनियादी ढांचे की निगरानी कैसे करती है रिमोट सेंसिंग, देखें। आपदाओं के दौरान बुनियादी ढांचे की मजबूती का परीक्षण किया जाता है, और रिमोट सेंसिंग तनाव या क्षति के संकेतों के लिए पुलों, बांधों और इमारतों जैसी संरचनाओं की निगरानी कर सकती है, कि भाई पुल अगर टूटना हुआ, पुल पर कोई घटना घटित होती है, किसी बांध पर, इमारत पर, बड़ी बड़ी इमारतों पर नज़र होती है रिमोट सेंसिंग की, जैसी संरचनाओं की निगरानी कर सकती है। यह संभावित विफलताओं का शीघ्र पता लगाने में सहायता करता है, और समय पर मरम्मत या निकासी की अनुमति देता है, कि भाई कब पुल का निर्माण मतलब कितने दिन पहले हुआ है, उस पर अगर लोड ज़्यादा पड़ रहा है, बांध पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है रिमोट सेंसिंग, बताता है कि भाई हाँ यहाँ पर खतरा हो सकता है, तो इसीलिए पहले से बता देगा कि भाई यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, तो आप उसके हिसाब से अपना काम कर लेंगे। भाई बांध को मजबूत करना है, उसकी मरम्मत करनी है, रिपेयर करना है, क्या करना है वो आप अपने हिसाब से कर पाते हैं, लेकिन जानकारी जो होता है उसकी सटीक जानकारी वो रिमोट सेंसिंग के द्वारा ही हमको मिल पाती है। दूसरा पॉइंट आपका था स्वास्थ्य प्रबंधन। आपदाओं में खास करके स्वास्थ्य आपदा भी एक मतलब कि स्वास्थ्य गड़बड़ होना भी एक प्रकार से एक समस्या है। तो आपदाओं के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग भी भूमिका निभा सकती है, क्योंकि बाढ़ के बाद स्थिर जल निकायों जैसे संभावित बीमारी फैल सकती है। क्योंकि बाढ़ आएगा, जल भराव की समस्या उत्पन्न होगी, जल भराव की समस्या उत्पन्न होने से कई प्रकार की बीमारियां फैलेंगी। तो उन बीमारियों का पहचान मतलब उन बीमारियों के प्रकोप से बचने से पहले ही वहाँ के लोगों को खाली करवा दिया जाएगा, कि भाई बाढ़ आने वाली है तो अपना जगह खाली कर दो, तो बाढ़ वहाँ पर आ जाएगी, जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई। अब जल भरा हुआ है तो उस जल को भरा हुआ है तो उसकी सूचना जो देनी होगी वो कौन देगा, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से सूचना मिलेगी ना सरकार को, कि वहाँ पर जल भरा हुआ है, उससे जो है मतलब कि बीमारी फैल सकती है। तो इस तरीके से
मतलब बीमारी के प्रकोप वाले क्षेत्रों की पहचान करके और यथाशीघ्र हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त यह मच्छरों जैसे रोग वाहकों की गतिविधि को ट्रैक करने में मदद करता है, जिससे मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों की रोकथाम में सहायता मिलती है रिमोट सेंसिंग के माध्यम से। तो कई प्रकार के स्वास्थ्य के मामलों में भी, यानी बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए, जैसे आजकल मतलब कोरोना की बात है तो कोरोना को फैलने से रोकने के लिए भी आप रिमोट सेंसिंग का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि कितने एरिया में क्या क्या मतलब कितने लोग फंसे हुए हैं या कितने लोग को मतलब कि किस वायरस से ग्रसित हैं, ठीक है, तो उसकी उस पर नज़र रख करके आप जो है चीज़ों को रोक सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संवेदक वह युक्ति या उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा को एकत्रित करते हैं, सुस्पष्ट कीजिए। संवेदक जो है वह युक्ति या उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा को एकत्रित करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। उन्हें संकेतकों में बदलते हैं और उपयुक्त आकारों में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो कि अन्वेषण यानी खोज लक्ष्यों के विषय में सूचना प्राप्त करते हैं। आंकड़ा उत्पाद के आधार पर संवेदकों को दो वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहला, फोटोग्राफी के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि भाई किस क्षेत्र में क्या घटनाएं घटित होने वाली है। दूसरी बात, फोटोग्राफ रहित आंकिक संवेदक, मतलब कि फोटोग्राफ से मतलब फोटोग्राफ नहीं होता है, कुछ आंकिक संवेदक होते हैं कि भाई ये इतना पॉइंट ये है, उतना पॉइंट वो है, तो आप इसके माध्यम से पता लगा पाते हैं कि भाई यहाँ पर ये चीज़ें घटित होने वाली हैं, कि भाई जो उसका एक पॉइंट पर है, 2 पॉइंट पर है, 3 पॉइंट पर आ गया, उसके माध्यम से आंकिक संवेदक होता है, आंकिक, ठीक है, अंक के माध्यम से। तो फोटोग्राफिक संवेदक यानी कैमरा जो होता है किसी भी लक्ष्य बिंदुओं को एक क्षण विशेष में उद्भासित कर अभिलेखन कर लेता है। दूसरी ओर फोटोग्राफ रहित संवेदक किसी लक्ष्य के प्रतिबिंब को पंक्ति दर पंक्ति के रूप में प्राप्त करते हैं और ये संवेदक जो होते हैं स्कैनर के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर? तो स्कैनर जो होते हैं, आप कहते हैं भाई स्कैन कर दिया आपने, कोई किसी बार को मतलब कि किसी कोड को, क्यूआर कोड को स्कैन किया आपने, तुरंत उस क्यूआर कोड में जो जानकारी उपलब्ध थी उसको आपने ट्रैक कर लिया। तो ये सब रिमोट सेंसिंग के द्वारा ही संभव पाता है, मतलब कि फोटोग्राफिक संवेदक के द्वारा ही संभव पाता, कैमरे के द्वारा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन से, उपग्रह से प्राप्त प्रतिबिंबों का निर्वचन यानी टिप्पणी, मतलब उस पर टिप्पणी करें। उपग्रहों से प्राप्त जो फोटो है उनका निर्वचन कैसे आपको लिखना है इसमें प्रश्न। संवेदकों के द्वारा यानी कि कैमरों के द्वारा प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किसी भूपृष्ठीय घटना, कोई मतलब कि भूमि पर कोई घटना घटित हुई है, पृथ्वी पर कोई घटना घटित हुई है, वस्तुओं के आकार और प्रतिरूप संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने में किया जाता है। कि भाई पृथ्वी पर कोई घटना घटित हुई किसी भूपटल पर, मतलब कि कहीं पर कोई घटना घटित हुई तो उसके बारे में यथोचित जानकारी, कहाँ पर एग्जैक्ट कहाँ पर घटना घटित हुई है और वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें थी, उन सभी का आकार प्रतिरूप जो होता है फोटो के माध्यम से तुरंत वो उस घटना के बारे में फोटो क्लिक कर लिया जाता है। उसके अंदर फिर फोटो को घर में बैठ करके अच्छे से देखते हैं। आपने देखा होगा कि पुलिस वगैरह जो होते हैं मूवी वगैरह में, जब कोई घटना घटित होती है तो फिर उसके अंदर जाकर के उस स्थान की फ़ोटो खींचते हैं और उसके बाद में फिर जो है फ़ोटो में जाकर के फिर देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर हुई थी। तो फ़ोटो वहाँ की एक हर एक चीज़ से एक प्रकार से कॉपी हो जाती है, एक प्रतिलिपि हो जाती है, फिर उसके बाद में उस स्थान पर जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। विभिन्न प्रकार के संवेदक यानी कैमरा, फोटोग्राफिक और डिजिटल आंकड़े उत्पाद प्राप्त करते हैं। अतः इन घटनाओं की गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही प्रकार की विशेषताएँ चाक्षुष मतलब कि चाक्षुष निर्वचन अथवा अंकीय बिंब प्रक्रमण तकनीक के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। चाक्षुष निर्वचन जो होता है करना एक स्वचालित अभ्यास है जो बिंबों यानी कि फोटो में से किसी भी वस्तु को देख करके उसकी पहचान करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई मूवी में क्या होता है कि भाई आपने देखा तो उस फोटो को देख करके फिर वहाँ पर न जाने की आवश्यकता, मतलब कि वहाँ पर नहीं जाना पड़ता उस स्थान पर, उसका आकलन आप फोटो को देख करके ही उसके बारे में जानकारी सारी इकट्ठा कर लेते हैं। दूसरी तरफ डिजिटल इमेज से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटरीकृत दोनों के संयुक्त प्रयोग से ही इच्छित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। क्योंकि हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर का बाहरी भाग होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर का आंतरिक भाग। सॉफ्टवेयर फोटो खींचता है, हार्डवेयर उसी फोटो को बाहर निकालता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। तो अंकीय बिंब व्याख्या के तकनीकों के अभाव में बिंबों का विश्लेषण या फोटो का विश्लेषण करना असंभव होता है। इसीलिए यहाँ पर केवल चाक्षुष विश्लेषण विधियों का वर्णन ही किया गया है। मैंने आपको बताया कि भाई फोटो कभी कभी आजकल तो गूगल स्कैनर आपने देखा होगा आ गया है, तो वो इसी का एक प्रकार से उदाहरण है। गूगल स्कैनर पर आप देखते हैं कि कोई फोटो आप खींचो और उसी फोटो को एक प्रकार से स्कैन कर दो गूगल पर, तो उसी फोटो में तमाम प्रकार की चीज़ें आप मतलब उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको गूगल पर पड़ी होंगी वो मिल जाएगा। जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है
उस क्वेश्चन की फोटो खींचो और गूगल पर डालो, तो उस क्वेश्चन से मतलब उस फोटो से मिलती जुलती और तमाम प्रकार की फोटो आपके समक्ष आ जाएंगी, ठीक है। तो ये एक प्रकार का ये है रिमोट सेंसिंग, और ये है मतलब कि प्रतिबिंब यानी कि फोटो खींचने का तरीका, या फोटो या संवेदक या कैमरा की एक प्रकार से विशेषता, या कैमरा के द्वारा बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो भूगोल के बारे में कुछ जानकारियां मैंने आपको बताई जो कि बीए पंचम सेमेस्टर से रिलेटेड है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा करी। भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र बीए फिफ्थ सेमेस्टर, ओके। और बीए बीएससी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, चूंकि जियोग्राफी में आप बीए भी कर सकते हैं और जियोग्राफी से आप बीएससी भी कर सकते हैं, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोगों ने समझा, आज के वीडियो के माध्यम से आपने बहुत सारे प्रश्नों को समझा, ठीक है। और जो आपका मॉडल पेपर है वो भी अवेलेबल है, तो प्लेलिस्ट में मॉडल पेपर है, ऑब्जेक्टिव का भी और लिखित मॉडल पेपर भी है, जिसमें अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को मैंने रखा है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा है, तो उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आज की वीडियो के माध्यम से हमने जो है मॉडल पेपर नहीं है, ये महासंग्राम वीडियो है, इसमें हमने बहुत सारे प्रश्नों को देखा, समझा और जाना, मतलब उसमें आपको उत्तर को भी मैंने यहाँ पर लिख करके समझाया, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो महासंग्राम रिवीजन क्लास ये 2024 की परीक्षाओं के लिए, आने वाली परीक्षा 25 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। सुदूर संवेदन और जीआईएस का ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा, या महासंग्राम वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। फटाफट से आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।